हेलो गाइस, मैं सुदाम लेनार्डो कैप और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओम्स लॉ पे। तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली हमारा टॉपिक है करंट। और करंट की जब हम बात करते हैं तो हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर किसी वायर के साथ कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है तो करंट फ्लो कब होती है, जब हम उसमें क्या करते हैं, बैटरी लगाते हैं। और बैटरी लगाने से क्या होता है, बैटरी के पास अपना पोटेंशियल होता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होती है, यहाँ पे करंट फ्लो होती है, इस बैटरी से करंट फ्लो होती है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि जितना आप वोल्टेज डालेंगे उतनी करंट क्या होती है, फ्लो होती है। और इस प्रोपोर्शनलिटी की वजह से क्या होता है, आपका एक फैक्टर आता है जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस फैक्टर कहते हैं। तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी ओवर आई। ये जो रेशियो होता है वो किसी भी मटेरियल का क्या होता है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, ठीक है ना, वी ओवर आई। तो ये हमारा एक बेसिक ओम्स लॉ हो गया। बट हम इस बेसिक ओम्स लॉ को थोड़ा सा और एडवांस तरीके से समझना चाहते हैं कि कैसे हो सकता है। तो मान लेते हैं कि ये जो हमारा कंडक्टर है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो अगर जैसे कि ये हमारा, अगर हमने वायर को बढ़ा लिया, ठीक है ना, वायर के पास क्या होती है, एक एरिया होता है, फिर उसके बाद क्या होती है, लेंथ होती है। तो मान लेते हैं कि हम, मेरा जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस किस पे फैक्टर डिपेंड करता है। अगर आप इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दें, लेंथ को इंक्रीज करने से क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर एरिया से ट्रांसपोर्ट होती है, अगर आप उसमें लेंथ को इंक्रीज कर दें तो वो क्या होता है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्स्टेकल फेस करना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होती है, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती है। अच्छा, अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पता नहीं है तो मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं आप, वहाँ मैंने अच्छी तरह से बता रखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे क्या होती है और इसमें कोलिजन क्या काम करता है। तो अगर हमारी किसी हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर की हम लेंथ अगर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, उसका इंक्रीज करता जाएगा। उसके बाद रेजिस्टेंस किस पे फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ये फैक्टर पे डिपेंड करता है कि अगर आप इसके एरिया को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देंगे, ठीक है ना। अगर एरिया जितना डिक्रीज होता जाएगा, रेजिस्टेंस उतना क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम एरिया को कम करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो करंट पास होगी वो क्या होगा, कम पास होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारी एरिया डिक्रीज करती है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। और रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज करेगा तो एरिया क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसी वजह से हमने क्या कहा, 1/a में लिखा। अगर हम ये कहते हैं कि R इज प्रोपोर्शनल टू A, तो एरिया इंक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। आप जितना बड़ा एरिया लेंगे उतना नंबर ऑफ करंट पास होगा यहाँ से, जितना जितना करंट पास होगा, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास होगा, उतनी ज़्यादा अच्छी आपको करंट मिलेगी। जिसकी वजह से हमने ये कहा कि अगर एरिया डिक्रीज कर रही है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, और अगर एरिया इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो अगर हम इन दोनों को फैक्टर को अगर मिला दें तो R प्रोपोर्शनल बन जाता है L ओवर A के, ठीक है ना। तो अगर हम इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो ये क्या मिलेगा, एक मुझे कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा जिसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी L ओवर A, करेक्ट। इसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सोलरली कि आपका मटेरियल किस टाइप से है। तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम होता है, जिसको हम इस तरह से दिखाते हैं, OHM, ओम होता है। एरिया क्या होता है, एरिया जो होती है वो मीटर स्क्वायर होती है, और लेंथ क्या होता है, मीटर होता है। तो यूनिट जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी का रो का क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा ओम एंड मीटर, क्योंकि एक मीटर कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम मीटर, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, जो डिपेंड करता है आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है जस्ट। तो एक और बेहतरीन चीज है कि रेजिस्टिविटी मींस ये बताता है कि कोई जो मटेरियल है आपका वो कितना रेजिस्टिव है। उसी तरह से अगर हम 1 ओवर रो कर देंगे तो वो क्या मुझे बताएगा, सिग्मा बताएगा, जो हमें बताती है कंडक्टिविटी होती है। मीन्स कि एक कंडक्टर है वो कितनी कंडक्टिव है, मीन्स कि वो कितना ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है, वो क्या बताता है कि वो आप सिर्फ इन्वर्स कर दें वो बताती है क्या, सिग्मा। तो सिग्मा का जो फॉर्म हो जाएगा, सिग्मा का यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओम मीटर टू द पावर इनवर्स। तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स को हम क्या करते हैं, कभी कभी मो भी करते हैं, MHO, मो। तो ओम को आपने मो बना दिया, मो पर मीटर, सॉरी ये इनवर्स नहीं होगा, मो पर मीटर। तो ओम इनवर्स को हम क्या कहते हैं, मो पर मीटर भी कहते हैं। अब हमने पिछली बार ये देखा था कि जो करंट डेंसिटी होता है वो करंट डेंसिटी क्या होता है, NE टाइम्स VD होता है। तो अब यहाँ पे अगर हम एनालाइज करेंगे तो हम इसे कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि करंट कब बहती है, जब हमने कोई पोटेंशियल यहाँ पे लगा दिया, और लेटर से यहाँ पे क्या होती है, इसकी लेंथ L है, तो ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जाएगी। हमने इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में देख रखा है कि E इज इक्वल टू जो होता है माइनस DV ओवर DR होता है, ठीक है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगाया। तो DV इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस E टाइम्स DR होता है। और अगर आप इंटीग्रेट कर दें तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू माइनस E टाइम्स R कर दें। उसी तरह से अगर कंडक्टर के केस में हम बात करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है वो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरा, E टाइम्स आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाया, और यहाँ पे क्या है आपका जो लेंथ है वो कितना है, ओके।
अब अगर मैं इसमें बात करूं कि V इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, V इज इक्वल टू हम ले सकते हैं I इंटू आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया I टाइम्स L ले लिया, करेक्ट। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, अब मैं इसमें देख सकता हूँ कि अगर मैं एरिया यहाँ पे निकालता हूँ कि I ओवर A मैंने कर दिया, यहाँ पे L ओवर A कर दिया, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, J मिल जाएगा टाइम्स R मिल जाएगा इंटू E टाइम्स L ओवर A। अब आपको अच्छी तरह से पता है यहाँ हमने क्या निकाला, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, तो L बाई ए को मैं कह सकता हूँ R बाई रो, तो यहाँ मैंने लिख दिया J इंटू आर इज इक्वल टू E टाइम्स L ओवर A इज इक्वल टू R ओवर रो। ये R R आपका कैंसिल हो गया, तो यह आपको दिखाता है कि J इज इक्वल टू क्या दिखा रहा है आपको, J इज इक्वल टू E ओवर रो, और E ओवर रो को मैंने क्या लिखा, तो मैंने इसको लिख सकता हूँ E टाइम्स सिग्मा लिख सकता हूँ। तो ये सारा का सारा जो मैंने अभी डिराइव किया वो कहाँ से डिराइव किया, सिंपल एक ओम्स लॉ से डिराइव किया। तो ओम्स लॉ में जब हम ये कहते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर, जो अपने क्लास 10 में पढ़ा था, तो जब हम हायर स्टडीज में काम करते हैं वहाँ पे हम बेसिकली यूज़ क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं कि जो भी आप करंट डेंसिटी देखते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो डिपेंड करता है कि सिग्मा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा क्या दिखाता है, सिग्मा दिखाता है कि आपकी कंडक्टिविटी कितनी है एंड देयरफॉर देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या होती है, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज जे एक वेक्टर क्वांटिटी है, देयरफॉर ई क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। खत्म करने से पहले हम एक और चीज, एक एस्पेक्ट पे बात कर लेते हैं कि आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। तो अगर हमने एल को इंक्रीज किया तो रो इंक्रीज करेगा, ए को डिक्रीज किया तो रो इंक्रीज करेगा। अब हम ये पता करते हैं कि सपोज कि मेरे पास क्या था, एक कंडक्टर था जिसको जो पहले ही एल था और ए था। अगर मैं उसको स्ट्रेच करूंगा तो क्या होगा, इसका मैं स्ट्रेच करके इसके लेंथ को मैं अगर चेंज किया, लेटर से एल कर दिया, तो इसकी एरिया भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, करेक्ट। अगर मैं इसी को, अगर मैं इसे रबर बैंड है, रबर बैंड को अब थोड़ा स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच करने पर क्या होता है, उसकी एरिया क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। तो इस केस में आपको बोलेगा कि रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस को हम लिख सकते हैं कैसे, रो टाइम्स एल ओवर ए इंटू एल, ये कर लीजिए और यहाँ पे एल कर लीजिए, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू रो इंटू एल स्क्वायर ओवर ए टाइम्स एल क्या होती है, वॉल्यूम होती है। पहले जो आपका सपोज यहाँ पे पहले जो आपका क्या था, ये 1 था और ये क्या होगा 2 था, ओके। तो अब ये देखना है कि जो वॉल्यूम है क्या करती है, वो तो सेम रहेगी। इस केस में भी अगर हम बात करें कि L इंटू एल कर दें, तो इस केस में क्या होगा, जो वॉल्यूम था वो R1 केस में वो सेम रहेगा। और जब मैं इसको खींच के अगर मैं करूंगा तो ये L1 हो जाएगा, बिकॉज इसका जो लेंथ है आपने बदल दिया। जब लेंथ बदल दिया तो इसका एरिया जो भी था वो बदल गया और ये L1 से मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम आ गया। इस केस में जो वॉल्यूम आएगा और इस केस में जो लेटर से V प्राइम, ये जो वॉल्यूम आएगा वो दोनों सेम हो जाएगा। तो आप इसे कंपेयर कर सकते हैं कि R ओवर R प्राइम, और इसकी जो ये जो कैरेक्टरिस्टिक बताता है, जो मटेरियल अगर आपने चेंज नहीं किया तो रो सेम रहेगा। तो ये बोलता है कि L स्क्वायर ओवर L1 स्क्वायर। तो अगर आप चेंज कर रहे हैं अपने मटेरियल के लेंथ को, तो वो ओनली डिपेंड करता है कि आप बस उनके लेंथ को कंपेयर कर लें, ठीक है ना। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि आर प्राइम अगर मैं लिखना चाहूंगा तो क्या बजाएगा, L1 स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। तो जो भी आपका रेजिस्टेंस पहले था और एल था पहले, आप क्या चेंज कर रहे हैं, ये एल को चेंज कर दिया किसमें, L1 में चेंज कर दिया। अब L1 आपकी इंक्रीज कर गई तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, टोटली आपकी इंक्रीज हो जाएगी। और वो इंक्रीज किससे कर रहा है, L1 स्क्वायर से कर रहा है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। और इस टाइप का जो कंपैरिजन है वो आपको कई बार देखने को मिलता है और बहुत टाइम आपको इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, और अगर आपको पसंद आ रहा है और आप ऐसे ही चाहते हैं कि आपको और भी वीडियोस मिलते रहे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चेकआउट कीजिए मेरे पुराने वीडियोस को, जो कि आपको मिलेंगी। जो प्लेलिस्ट हमने दे रखा है, इसमें हम पूरा 11 पूरा 12 के जो सिलेबस उसे कवर कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर अब तक जो भी हो चुका है आप उसे देख सकते हैं। प्लीज चाहें विजिट करें, और बहुत ही जल्दी विद इन 10 मिनट्स जितने भी लेक्चर्स हैं वो सब आपको समझ आ जाएगा। तो अगर आपको क्विक रिवीजन चाहिए, क्विक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कॉन्सेप्ट का, तो आप यहाँ से इजीली सीख सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।